नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुलशेष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पहली नई आईएएस पे। लास्ट के 4 वीडियोस में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था। उसके काफ़ी की फीचर्स देखे थे हम लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, जो एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका के जस्ट नीचे। ये देख पा रहे होंगे। इस कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट किस ऑर्डर में है। पहले नंबर पे हमारा एशिया था। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे हमारा अफ्रीका था। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। चौथे पे हमारा है साउथ अमेरिका, जो अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद पाँचवें नंबर पे एंटार्क्टिका है इस तरफ नीचे। और सिक्स्थ नंबर पे जो है हमारा यूरोप है। सेवन्थ नंबर पे हमारे ऑस्ट्रेलिया है। तो इसी तरीके से इसी ईस्ट टू वेस्ट के ऑर्डर वेस्ट टू ईस्ट के ऑर्डर में हम लोग ये कॉन्टिनेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से ख़त्म करेंगे। चलिए हम लोग अमेरिका साउथ अमेरिका पे आते हैं और शुरू करते हैं। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं इसके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस पे। देखिए, साउथ अमेरिका एक ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए, उसका पहला पॉइंट यही है। फिर इसके बाद फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है पॉपुलेशन बेसिस पे। आबादी के बेसिस पे ये पाँचवें नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ता है। इधर देखिए थोड़ा, ये नॉर्थ अमेरिका से इस तरफ से जुड़ता है। और किसके थ्रू जुड़ता है? ये जुड़ता है इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा स्थल संधि के रूप से ये जुड़ता है। अब देखिए इस जगह पे ये पनामा जो स्थल संधि है, ये कोलंबिया से जुड़ी हुई है। इसमें देखिए, अगर आप देखें तो ये कोलंबिया से जुड़ी हुई है। ये इधर कोलंबिया है, ये कोलंबिया से जुड़ी हुई है। इसके जो वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन है देखिए, और ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशन है। ये पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी होगा और अटलांटिक यहाँ पर भी होगा। तो कोलंबिया इस कॉन्टिनेंट में एक ऐसी कंट्री बन जाती है जो दो ओशियंस के बॉर्डर शेयर करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कोलंबिया एक ऐसी कंट्री बन जाती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो दो ओशियंस के बॉर्डर्स को टच करती है। तो ये एक हो गई हमारे ये पैसिफिक ओशन फ्रॉम द वेस्ट एंड अटलांटिक ओशन फ्रॉम द ईस्ट। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। फिर इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो देखिए, ये वेनेजुला है, ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना, फिर पेरू है, बोलीविया है, ब्राज़ील है, उरुग्वे, पराग्वे, फिर उसके बाद अर्जेंटीना है और चिली है। ये इतनी इसमें कंट्रीज़ हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे जिनके बारे में। अब इसमें देखिए, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस के तौर पे मैं आपको बताऊं कि इसमें दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब चारों तरफ, ये एक कोई जगह है, इसके चारों तरफ लैंड है। तो इसमें अगर आप देख के बता पाएँ तो सिर्फ दो ऐसी कंट्री हैं जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के नाम से जानी जाती हैं साउथ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में मैंने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कहलाने लायक हो, क्योंकि उधर जो कंट्रीज़ थी उसकी किसी न किसी तरफ वाटर था, या ओशियन था, या सी था। तो देखिए, जैसे इसमें बोलीविया और पराग्वे, ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके आसपास कोई भी कोस्ट लाइन टच नहीं हो रही है। कोई भी कोस्ट लाइन इनसे टच नहीं हो रही है। ये चारों तरफ से लैंडलॉक्ड हैं। ये देखिए, इधर से ब्राज़ील से हैं ये, अगर इनकी लोकेशन देखी जाए तो ईस्ट में ये ब्राज़ील से है, वेस्ट में चिली, पेरू, और साउथ में अर्जेंटीना है, और नॉर्थ में भी ये ब्राज़ील और पेरू से कनेक्टेड है। इसीलिए ये दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ बन जाती हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी दो कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। तो आपका आंसर होगा बोलीविया और पराग। चलिए, और मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था कि ये किस तरीके से आपको मिडिल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एंग्लो अमेरिका, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए देखिए, ये जो पार्ट है हमारा, एक्चुअली यूएसए के नीचे जो जितना भी पार्ट था, वो पूरा जो पार्ट होता था वो क्या होता था? लैटिन अमेरिका।
जिसके अंदर हमारे क्या क्या आ जाता था, मैक्सिको आ जाता था। मैक्सिको के बाद हम लोग उसके नीचे जो उसकी कंट्रीज़ थी मिडिल अमेरिका वाली, वो पूरी कंट्रीज़ आ जाती थी। साथ में उसके जो इधर वेस्ट इंडीज़ वाला जो रीजन था वो पूरी वेस्ट इंडीज़ आ जाती थी, और उसके साथ साथ जो साउथ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट है वो आ जाता था। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये लैटिन अमेरिका का पार्ट है। अब लैटिन अमेरिका के बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो एक्चुअली लैटिन जो होती है, लैटिन एक भाषा है जो पुराने टाइम के रोम में चलती थी। रोम जो शहर है यूरोप में, उस टाइम में जो लैंग्वेज वहाँ चलती थी उस लैंग्वेज का नाम था लैटिन लैंग्वेज। इसीलिए यूरोप के जो बहुत सारे हिस्से हैं या यूरोप के काफ़ी स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको लैटिन लैंग्वेज दिख जाएगी, या ऐसा बोल सकते हैं उनकी लैंग्वेज में लैटिन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। चलिए इतना बस आपको ध्यान रखना था। फिर इसको भी हम लोग उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट किया था। इसकी फिजियोग्राफी पे जाएंगे हम लोग सीधे। फिजियोग्राफी पे हम लोग पढ़ेंगे इसके कॉर्डेलेरा, फिर उसके बाद हाईलैंड्स देखेंगे, फिर इसके प्लेन्स देखेंगे, उसी बाद कोस्टल प्लेन्स देखेंगे। ऐसे ही हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में किया था, उसके हम लोगों ने कॉर्डेलेरा देखा था, हाईलैंड्स देखे थे, मिडलैंड्स देखे थे, मतलब उसके जो ग्रेट प्लेन वाला एरिया था वो मिडलैंड कहलाता था, वो देखा था हम लोगों ने। फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने कोस्ट लाइन देखी थी पूरी, जो हम लोग क्लॉकवाइज चले थे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका आगे। फिजियोग्राफी में जो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा कॉर्डिलेरा, साउथ अफ्रीका कॉर्डिलेरा। ये वाला, ये जो हमारा टॉपिक है ये सबसे पहला टॉपिक रहेगा और इसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए साउथ अफ्रीका कॉर्डिलेरा को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा बोलते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो साउथ अमेरिका कॉर्डिलेरा है उसको हम लोग वेस्टर्न कॉर्डिलेरा भी बोलते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा, कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद मैंने आपको शायद लास्ट के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था जितने भी कॉर्डिलेरा होते हैं वो मैक्सिमम फोल्डिंग माउंटेन से ही बनते हैं, और वो वेस्ट साइड ही मिलेंगे आपको, किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड ही मिलेंगे अधिकतर। सारे नहीं बोल रहा हूँ, अधिकतर आपको जो कॉर्डिलेरा है वो आपको वेस्ट साइड, यानी कि ये वाली जो साइड है, ये साइड में आपको कोई भी कॉन्टिनेंट की वेस्ट साइड में आपको ज़्यादातर कॉर्डिलेरास आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए उनको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा बोलते थे। नॉर्थ अमेरिका में भी एक वेस्टर्न कॉर्डिलेरा था, उसको हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉर्डिलेरा बोलते थे। इसमें भी एक कॉर्डिलेरा है जिसको हम लोग साउथ अमेरिका कॉर्डिलेरा बोलते हैं। अब देखिए ये कॉर्डिलेरा बना कैसा, ये बनाता नज़ाका टेक्टोनिक प्लेट है। एक नज़ाका एक जगह है, पेरू के आसपास एक जगह है, वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स जो वहाँ उसी के नाम से एक टेक्टोनिक प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट का नाम है नज़ाका, NAZACA, नज़ाका टेक्टोनिक प्लेट। ये प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट जब आपस में टकराई, वैसे ही सेम फॉर्मेशन वही रहा उसका। ये एक प्लेट रही, ये एक प्लेट रही, नज़ाका ये है, और ये है अपना साउथ अमेरिका। नज़ाका प्लेट जब इसमें टकराई तो नज़ाका प्लेट ओशियानिक प्लेट थी, इसीलिए वो नीचे चली गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओशियानिक प्लेट भारी होती है और भारी चीज़ नीचे चली जाती है, हल्की चीज़ जो ऊपर चली जाती है फिर वो माउंटेन बना लेती है। तो इसी तरीके से ये कॉर्डिलेरा का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि कौन सी टेक्टोनिक प्लेट से वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो साउथ अमेरिका में स्थित है वो बना था। तो आपको ध्यान रखना है नज़ाका एंड साउथ अमेरिका। फिर इसके बाद आपको इसमें ध्यान देने वाली चीज़, जो माउंटेन रेंज हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ एक ही माउंटेन रेंज है इसमें, एंडीज़ माउंटेन रेंज, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला। ये इस जगह से, ये कोलंबिया से शुरू होती है, नोट करिएगा, कोलंबिया से शुरू होती है और चिली तक जाती है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये कोलंबिया से शुरू होती है और चिली तक जाती है, ये आप इतना नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ से एक्सटेंड हुई है, ये कोलंबिया, ये देखिए कोलंबिया जो आपको दिख रहा है, कोलंबिया से एक्सटेंड होती हुई ये पूरी बॉर्डर पे थोड़ा अंदर की तरफ होते हुए ये अर्जेंटीना के पास भी आ जाती है। इधर इसका हाईएस्ट पीक पड़ेगा, मैं बताऊंगा आपको अभी आगे। ये कोलंबिया से होते हुए चिली तक जाती है।
इसकी लेंथ काफ़ी चीज़ों में अलग अलग दी हुई है, जैसे एनसीईआरटी में 7242 दी हुई, एनसीईआरटी में शायद 7200 अप्रॉक्स दी हुई है। आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो उसमें शायद 7242 दी होगी आपको किलोमीटर। तो हम लोग मान के चलेंगे इसकी जो लेंथ है वो 7200 से 7400 के बीच में अप्रॉक्स मान लेंगे। अगर आपके में कोई ऑप्शन आता है तो आप बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी वाला मार्क करें 7200, तो वो आपका सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है। वर्ल्ड बिगेस्ट माउंटेन रेंज MR, ये एंडीज माउंटेन है जो, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी भी है ये, सबसे लंबी भी ये है, बिगेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है। तो आप ध्यान रखिएगा, सॉरी, वर्ल्ड की बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अगर आपसे पूछी जाती है तो आप इसको बताएंगे एंडीज माउंटेन रेंज। अब ये बना कैसे है, ये मैंने आपको अभी बताया कि ये फोल्डिंग टेक्निक से बना है। जब फोल्ड हुए थे माउंटेन्स, फोल्ड, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई थी और कंप्रेशन के कारण ये फोल्डिंग हुई थी, तो उसी टाइम ये फॉर्मेशन हुए थे। और मैंने लास्ट के वीडियोस में आपको ये भी बताया था कि जब फोल्डिंग माउंटेन्स होते हैं, जहाँ पर फोल्डिंग माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर वॉल्केनोज भी होते हैं। तो यहाँ पर वॉल्केनोज भी हैं, तो इसको वॉल्केनिक माउंटेन भी अगर आप बोलना चाहें तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद इसकी हाईएस्ट पीक पे आता है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है, जी हाँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, उसका नाम है एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ, ACONCAGUA। माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 6900 मीटर ऊंची है। तो ये ध्यान रखिएगा, एंडीज माउंटेन सबसे बड़ा और सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। एंडीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एकांकागुआ है। ये माउंट एकांकागुआ, ये लिखिए, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। माउंट एकांकागुआ की जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, हाईएस्ट पीक है ना, ये ऊंचाई है वो है 6900 मीटर। इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आप इस तरफ जब हम लोग पहुंचते हैं, ये देखिए बोलीविया आपको दिख रहा होगा। एंडीज माउंटेन के जब आप बीच में आएंगे तो बोलीविया पड़ता है। बोलीविया के पास इसका प्लेट्यू है, बोलीवियन प्लेट्यू बोलते हैं इसको। बस इतना आपको ध्यान रखना है। एंडीज माउंटेन रेंज पे बोलीविया के पास, मतलब मिडिल में एक प्लेट्यू है, और प्लेट्यू का नाम क्या है, बोलीवियन प्लेट्यू। अब बोलीवियन प्लेट्यू के पास एक लेक है, आपको लेक दिखाता हूँ, फेमस लेक है, पढ़ी भी होगी आपने, ये एक लेक दिख रही होगी। इस लेक का नाम है टिटिकाका लेक, लिख लीजिएगा, टिटिकाका लेक ये है, दिख रहा है। बोलीवियन प्लेट्यू में एंडीज माउंटेन के मिडिल में बोलीवियन प्लेट्यू स्थित है। बोलीवियन प्लेट्यू के पास टिटिकाका लेक है, जो किस चीज़ के लिए जानी जाती है, ये आप लोग में से काफ़ी को पता भी होगा। ये जानी जाती है वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक किस मामले में, जी हाँ, नेविगेशन के मामले में। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है, नेविगेशन कर सकते हैं जिस पे, मतलब आप नाव चला सकते हैं। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है जिस पे आप नेविगेशन अलाउ कर सकते हैं, या जिस पे आप नाव चला सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कौन सी लेक, टिटिकाका लेक। और टिटिकाका लेक फिशिंग के लिए भी जानी जाती है।
तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। टिटिकाका लेक कहाँ पर स्थित है? बोलिवियन प्लेट्यू में। बोलिवियन प्लेट्यू कहाँ पर है? एंडीज माउंटेन में। टिटिकाका लेक किस चीज़ के लिए फेमस है? टिटिकाका लेक वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है नेविगेशन के टर्म्स में, और ये फिशिंग के लिए, नेविगेशंस के लिए भी है और फिशिंग के लिए भी है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर एक शहर है, ये जो मैंने मार्क किया है, यहाँ पर एक शहर है लापाज, जो बोलीविया की कैपिटल है। बोलीविया की कैपिटल है, और ये कुछ समय पहले सबसे ऊंची हाईएस्ट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इसका नाम हुआ करता था। अभी भी शायद है, मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे इसका नाम होगा। तो लापाज एक बोलीविया देश में लापाज एक शहर है जो कि उसकी कैपिटल है। वहाँ पर आपको एक माइन मिलती है जिसका नाम है पोटोसी माइन। MINE। ये पोटोसी माइन लापाज शहर के, ये जो लापाज उसकी कैपिटल है, वहाँ पर मिलती है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये माइन फेमस है, जी हाँ, टिन के लिए। टिन के लिए ये माइन फेमस है। और ये माइन कहाँ पड़ती है? लापाज। लापाज कहाँ है? बोलीविया की कैपिटल है, बोलीविया की राजधानी लापाज है। वहाँ पर एक माइन स्थित है, उस माइन का नाम है पोटोसी माइन, और वो उसकी कैपिटल है टिन। उस माइन का नाम है पोटोसी माइन, और उधर क्या मिलता है हम लोग को सबसे ज़्यादा? टिन। चलिए अब वॉल्केनो देख लेते हैं। एक वॉल्केनो है यहाँ पे, एक वॉल्केनो है अर्जेंटीना के बॉर्डर में, चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर जो आप देख रहे हैं, इधर कहीं एक वॉल्केनो है। ये इधर ये बॉर्डर है अर्जेंटीना का। एक मिनट, ये देखिए इस जगह पे बॉर्डर है। इस बॉर्डर पे एक वॉल्केनो है जिसका नाम थोड़ा सा टफ है, आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसका नाम है ओजस डेल सलाडो, SALADO, ओजस डेल सलाडो, जिसकी ऊंचाई 6900 मीटर है। वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे पाया जाता है, और वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। वो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। और इसी बॉर्डर पे एक पीक भी मैंने आपको बताई थी, उस पीक का नाम था माउंट अकांकागुआ। इधर ही कहीं है माउंट अकांकागुआ, सॉरी लबिंग का है, यहीं पर है, अर्जेंटीना साइड है वो उस पर। और यहीं पर एक वॉल्केनो स्थित है जो है ओजोस डेल सलाडो, जिसकी जो लंबाई है, जो हाईएस्ट हाइट है जिसकी, वो है 6900 मीटर, और वो वर्ल्ड का एक्टिव वॉल्केनो है, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है। इतना आपको ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं फिर। आपको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में बस इतनी ही चीज़ ध्यान रखनी है, यही चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। अब इसके बाद जो हम आएंगे वो हम अपने पॉइंट्स के हिसाब से, अभी मैंने आपको वेस्टर्न कॉर्डिलेरा बताया, साउथ अफ्रीका कॉर्डिलेरा बताया, अब अपन हाईलैंड्स पढ़ेंगे। देखिए दो हाईलैंड्स अवेलेबल हैं इसमें। एक हाईलैंड है अपना ये जो आप देख पा रहे होंगे इस जगह, और एक हाईलैंड ये। हम लोग को ये दो हाईलैंड पढ़ना है। ये वाला हाईलैंड जो है ये है गुआना हाईलैंड्स, और इसको ईस्टर्न हाईलैंड भी बोलते हैं। अगर ईस्टर्न हाईलैंड के नाम से आप कहीं पढ़ें तो वो यही चीज़ होगी, ठीक है। पहला जो हाईलैंड हम पढ़ेंगे वो है गुआना हाईलैंड, और फिर उसके बाद दूसरा हाईलैंड देखेंगे वो है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। चलिए हम लोग देखते हैं गुआना हाईलैंड में क्या क्या है। देखिए गुआना हाईलैंड पढ़ने से पहले थोड़ा मैप समझिए आप। यही देखिए, यहाँ से एक इक्वेटर पास हो रहा है, आपको दिख रहा है 0 डिग्री। ये इक्वेटर के पास है गुआना आइलैंड। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इक्वेटर है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे कुछ निकल रहा है इक्वेटर। इक्वेटर होने के पास, इसके पास इक्वेटर है, सॉरी ये वाली स्लाइड में नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।
जी हाँ, इसमें देखिए ये इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास होने के कारण यहाँ पर मॉनसून क्लाइमेट रहता है। जी हाँ, मॉनसून क्लाइमेट, जो इंडिया में मॉनसून आता है और वो उसी टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। मॉनसून क्लाइमेट होने के कारण यहाँ पर जो रेनफॉल है वो एवरेज रेनफॉल होती है, मतलब ना ज़्यादा कम होती है ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है, एवरेज रेनफॉल होती है। तो आप लिखते जाइए, ये पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे मॉनसून रेनफॉल होती है, सॉरी मॉनसून रेनफॉल, और दूसरा यहाँ पर एवरेज रेन, मॉनसून क्लाइमेट रहता है और एवरेज रेनफॉल होती है। ध्यान रखिएगा, मॉनसून क्लाइमेट होता है यहाँ पे और एवरेज रेनफॉल होती है। मॉनसून क्लाइमेट होने के कारण या एवरेज रेनफॉल होने के कारण यहाँ पर जो सॉइल प्रेजेंट है वो रिच है, मतलब वो है लेटराइट सॉइल। और लेटराइट सॉइल है और उसमें बहुत सारे जो एटमॉस्फेरिक ट्रांसलेशंस आते हैं या फिर बदलाव आते हैं बहुत सारे, उस कारण यहाँ पर बॉक्साइट बहुत मिलता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, हाईलैंड जो गुआना हाईलैंड है वो मॉनसून क्लाइमेट में पड़ता है, एवरेज रेनफॉल होती है, लेटराइट सॉइल है वहाँ पर और वहाँ पर बॉक्साइट प्रेजेंट है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है ये मैंने आपको बताया था, ये इस जगह पे है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हाईलैंड है, इसमें कॉफ़ी वगैरह की प्लांटेशन होती है, मैं बताऊंगा आपको भी। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ब्राज़ीलियन आइलैंड ऑब्वियसली ब्राज़ील में होगा। इधर यहाँ से कहीं से इसकी मकर रेखा निकल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री पे, सॉरी 5 और यस 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैंसर कैप्रिकॉर्न है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 20.5 डिग्री पे। तो ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड की जब खासियत जो है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ब्राज़ीलियन आइलैंड दो चीज़ों के लिए फेमस है। ब्राज़ीलियन जो हाईलैंड है वो दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो यहाँ पे आयरन ओर है और दूसरी चीज़ यहाँ पे कॉफ़ी है। और ब्राज़ील या साउथ अमेरिका की कॉफ़ी है वो वर्ल्ड में बेस्ट कॉफ़ी मानी जाती है। तो ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, इतना एरिया, ये आयरन ओर और कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही जाना जाता है। और कॉफ़ी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो जहाँ होता है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है। वैसे शुगर केन भी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन कॉफ़ी प्रोडक्शन भी शुगर केन तो और जगह भी हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी और सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में ही होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पे जो प्लांटेशन होती है कॉफ़ी की उसे फजेंडा कहा जाता है। ये एक ऐसा वर्ड है जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, फजेंडा। देखिए FAN, सॉरी FAJ, एक मिनट मैं रब कर देता हूँ, FAJENDA। तो फजेंडा का मीन्स होता है प्लांटेशन ऑफ कॉफ़ी। फजेंडा एक्चुअली एक बड़े बड़े फार्म्स होते हैं बाउंड्रीज़ के साथ, जहाँ पे कॉफ़ी के पेड़ लगे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे जो मज़दूर होते हैं या फिर जो कॉफ़ी के लिए वर्क करते हैं, जो कॉफ़ी प्लांटेशन में वर्क करते हैं, वो रहते हैं और वो कॉफ़ी की देखभाल करते हैं। तो उस एरिया को जहाँ पर वो रहते हैं या जहाँ पर प्लांटेशन होती है, उस पूरे एरिया को बोलते हैं फजेंडा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फजेंडा क्या है। 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज़ फजेंडा, तो आपको बताना पड़ेगा कि फजेंडा क्या होता है। तो वो ये है, फजेंडा है प्लांटेशन ऑफ कॉफ़ी, तो उसको फजेंडा बोलते हैं। जिस जगह पे प्लांटेशन होती है कॉफ़ी की वो बाउंड्री से घिरी हुई होती है। उस जैसे अपने यहाँ फार्म हाउस वगैरह होते हैं ना, अपन खेतों में जो फार्म हाउस होता है एक छोटा सा,
फार्म हाउस बना लेते हैं, उसके आसपास एग्रीकल्चर लैंड रहता है। उसी तरीके से फजेंडा भी होता है। फजेंडा भी एक तरीके का फार्म हाउस होता है जहाँ पर कॉफ़ी के पेड़ लगे होते हैं। ज़्यादातर कॉफ़ी के पेड़ जो होते हैं वो 10 मीटर तक जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मज़दूर वगैरह हैं वो उसको काट के 4 मीटर तक ही रखते हैं, ताकि उनको तोड़ने में या कॉफ़ी बीन्स को नुकसान ना हो और आसानी रहे तोड़ने में, इसीलिए वो 4 मीटर तक रखते हैं। और उस पूरी जगह को फजेंडा बोलते हैं हम लोग। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद एक सिटी है साओ पोलो। साओ पोलो आप लोगों ने सुना होगा। जो हमारे टॉपिक्स जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वो देखेंगे मिडिल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, और फिर इसके बाद हम लोग एक छोटा सा एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में जितने क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, तो जितने आते होंगे जिस तरीके से एग्ज़ाम में, तो उसकी एक आपको पीडीएफ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपको लिंक दूंगा मैं उस पीडीएफ का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साउथ अमेरिका को जितना भी आपको मैंने बताया है उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा उस लिंक से आप ये मैप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।